Good morning, dear students. Today we will read SST Class 7 and I will teach you Chapter 3 from Civics. State Government. Every state has a government which works for the welfare of the people. The state government is headed by the governor, however, he is only a nominal executive. The real authority is with the chief minister and his council of ministers who are responsible to the state legislature. हर राज्य की एक सरकार होती है जो उस राज्य के भलाई के लिए कार्य करती है और उस राज्य के लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करती है। हर राज्य का एक गवर्नर होता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र हेड होते हैं, उनको कोई पावर नहीं होती है। पूरी अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर के हैंड में होती है और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी काउंसिल में वो मिनिस्टर्स के पास पावर होती है और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत गवर्नर आते हैं, द चीफ मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, इनके पास कोई शक्ति नहीं होती है और प्रेसिडेंट के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे। उनके क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए, ही शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, द फर्स्ट कंडीशन। ही शुड बी 35 years of age. He should not be a member of parliament or member of legislative assembly. न तो वो MP होने चाहिए, न वो MLA होने चाहिए। He should not hold any other office of profit. और किसी भी तरह के ऐसे ऑफिस जो फ़ायदे वाले हैं, जहाँ से उनको लाभ मिल रहा हो, उनके अंडर में नहीं होना चाहिए। टेन्योर की बात की जाए, द टेन्योर ऑफ गवर्नर इज 5 years बट ही कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। वैसे तो जनरली गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें 5 साल से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ए गवर्नर। Executive powers. All executive actions are taken in his name. He appoints the leader of majority party as the chief minister and on CM's advice, the council of ministers and other important functionaries. ये बाकी मंत्री जो हैं उनको CM के एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। ये इनका जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स हुए ये इनके। अब हम लोग इनके लेजिस्लेटिव पावर के बारे में जानेंगे। ही इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड कैन समन प्रोरोग और एडजर्न द लेजिस्लेचर। वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं और उनके पास ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर को कभी भी भंग कर सकते हैं। एवरी ईयर ही काउज द एनुअल बजट टू बी लेड डाउन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उनके हस्तक्षेप से ही स्टेट का जो एनुअल बजट होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाता है। उनका हस्ताक्षर होता है उस बजट पे, उनकी सहमति भी होती है। He can recommend president's rule in the state if he feels that machinery cannot be run as per the provisions of the constitution. वो स्टेट में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं अगर उनको कभी भी ऐसा अगर आभास हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राज्य में सब कुछ सुचारू रूप से
नहीं चल रहा है, ऐसा फील होते ही वो कभी भी किसी भी वक्त स्टेट में इमरजेंसी घोषित करके प्रेसिडेंट रूल को वो लागू कर सकते हैं। He can withhold a bill for a consideration of president if he thinks that it involves a matter of public interest. वो कभी भी किसी बिल को विचाराधीन करके होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और पब्लिक की भलाई को सोचते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए वो किसी भी फैसले को मंजूरी देने से पहले कुछ दिन तक रोक रखते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। Judicial power. The governor has financial, judicial and discretionary powers. The chief minister and the council of ministers. The leader of the party which commands a majority in the state legislative assembly is appointed as chief minister by the governor. जो नेता किसी भी पार्टी का हो, वो बहुमत के साथ अगर इलेक्शन जीतता है, लोग उसे चुनते हैं और वो बहुमत प्राप्त करता है, तो चीफ मिनिस्टर बनता है वो, और गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर के द्वारा उसे शपथ दिलाई जाती है। ओनली इन सिचुएशन व्हेन नो पार्टी सिक्योर ए मेजोरिटी कैन द गवर्नर यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर। अगर कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है, उस वक्त गवर्नर चीफ मिनिस्टर को चुनने में फैसला कर सकता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज देन अपॉइंटेड। उसके बाद चीफ मिनिस्टर को चुने जाने के बाद चीफ मिनिस्टर की काउंसिल का गठन होता है। फिर उसके बाद उसके मिनिस्टर को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के साथ के एडवाइस पे वो लिस्ट तैयार की जाती है। टेन्योर की बात की जाए तो द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉर्मली फंक्शन फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। जनरली हम लोगों को पता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी काउंसिल के नॉर्मली 5 साल के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन अगर बीच में अगर गवर्नमेंट बहुमत प्राप्त जो की हुई रहती है, अगर बहुमत खो देती है, जो इस कंडीशन में होता है कि हम लोग आए दिन सुनते हैं कि उस पार्टी के एमएलए बागी हो गए और दूसरे पार्टी में जाकर वो मिल गए हैं, दल उन्होंने बदल लिया है। इस कंडीशन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करके सरकार को गिरा दिया जाता है और बीच में ही सरकार का टर्म खत्म हो सकता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट एज द टीम एंड इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कमीशंस एंड ओमिशंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम की तरह कार्य करते हैं और एक साथ उस आयोग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सब एक दूसरे के साथ ताल में ताल मिलाकर कार्य करते हैं और बाकी सारे कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एनी वन मिनिस्टर इज ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द एंटायर मिनिस्ट्री। किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस वोट जाता है तो उसे पूरी मिनिस्ट्री के खिलाफ